हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। खूब सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी सैंपल पेपर ऑफ द अकाउंटेंसी, ठीक है, जिसमें हमने 13 क्वेश्चंस कर लिए थे जो कि एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। आज अगेन हम लोग 14 से स्टार्ट करेंगे, 14, 15, 16। अगेन ये 3 क्वेश्चन पार्ट ए में एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है। फिर हम चले जाएंगे बच्चे पार्ट बी में, वहां पे 27, 28, 29 एंड 30th क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन फिर से आपके एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम सारे एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन एक साथ करेंगे, 3-3 वाले एक साथ, 4-4 वाले एक साथ, 6-6 वाले एक साथ, ठीक है। और आपको बच्चे सैंपल पेपर हर एक सब्जेक्ट का, हालांकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटेंसी का, बट आपको हर एक सैंपल पेपर हर एक सब्जेक्ट का सॉल्व करना है। सैंपल पेपर से बच्चे बहुत कुछ रिपीटेशन होता है। रिपीटेशन इन द सेंस सेम क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, पर द टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, ये आपको सैंपल दे दिया गया है पहले ही, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको करिए, ठीक है। चलिए आज का हम क्वेश्चन देखें पहला, जो कि 14th क्वेश्चन होगा हमारे सैंपल पेपर का। 14 question of the sample paper is saying that Joy, Sam and Tax were partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2 with effect from 1st April 2024. They decided to share future profit and losses in the ratio 2:1. Three partners are there, Joy, Sam and Tax. इनका रेशियो कभी हुआ करता था 5:3:2। अब ये सोच रहे हैं कि हम अपना रेशियो 2:1:1 कर लें। तो इतना पढ़ने के बाद आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चेंज इन पीएसआर। आगे लिखा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेस टैक्स विल बी क्रेडिटेड, यानी किस बैलेंस के लिए हम टैक्स को क्रेडिट करेंगे एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म, जब फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, यानी जब आपका जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। इफ द फॉर्म डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद अवेलेबल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस बैलेंसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं ए, बी, सी एंड डी। तो हम एक बार क्वेश्चन समझें, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखो बच्चे, तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि भाई जय, सैम और टैक्स 3 कंपनी के पार्टनर्स हैं, ठीक है बात। अब ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा जो फ्यूचर का रेशियो रहेगा, अभी जो करंट रेशियो इनका 5:3:2 है, और ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा जो रेशियो होगा इट विल बी 2:1:1, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर कंपनी ये डिसाइड कर रही है कि हमारे जो एक्यूमुलेट प्रॉफिट और एक्यूमुलेट लॉस हैं दे विल बी कंटिन्यू, वो कंटिन्यू रहेंगे, उनको हम अमंग द पार्टनर्स नहीं बांटेंगे। जनरली होता क्या है चेंज इन पीएसआर में, अब समझ में आ गया होगा कि आपको ये चेंज इन पीएसआर से है। तो चेंज इन पीएसआर में जनरली होता क्या है, जो आपके एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स हैं वो अमंग द पार्टनर बांट दिए जाते हैं, या फिर लॉसेस हैं वो उनसे रिकवर कर ली जाती है, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये अल्टीमेट कंडीशन रहती है। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन ने कि आप टैक्स को क्रेडिट कब करोगे, आप टैक्स को क्रेडिट कब करोगे ये बताओ, ठीक है। आप टैक्स को क्रेडिट कब करेंगे, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा अगर हम फ्लैशबैक में जाए ना, इस चैप्टर के फ्लैशबैक में अगर हम जाएं, तो वहां हमने एक चीज देखी थी, एक हमारी एंट्री हुआ करती थी विच इज वेरी इजी एंट्री, दैट गेनर जो पार्टनर होगा, यहाँ पे एंट्री होती थी गेनर टू सैक्रिफाइसर, ठीक है। गेन वाला डेबिट जाता था और सैक्रिफाइस वाला क्रेडिट जाता था, एक केस। दूसरा था सैक्रिफाइसर टू गेनर, ठीक है। ये हमारी 2 एंट्री हुआ करती थी बच्चे, ठीक है। गेनर टू सैक्रिफाइसर कब, जब कंपनी होती थी प्रॉफिट वाले केस में, यानी जब कंपनी होती थी प्रॉफिट वाले केस में। और सैक्रिफाइसर टू गेनर कब, जब कंपनी लॉस वाले केस में होती थी, ठीक है। अब लॉस वाले केस में या प्रॉफिट वाले केस में का क्या मतलब है भाई, कंपनी बोल रही है ना कि आपको जो प्रॉफिट है या एक्यूमुलेट प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं, जो अमंग द पार्टनर हमने नहीं बांटा, ये जो लॉस है, एक्यूमुलेट लॉस है जो हमने अमंग द पार्टनर्स नहीं बांटी है, वो अमंग द पार्टनर्स नहीं बांटनी है, उसको कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू करते वक्त हम क्या करते हैं, नेट इफेक्ट निकालते थे। नेट इफेक्ट मतलब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा दूं। देखो जैसे क्वेश्चन में आपका एक मान लिया प्रॉफिट आपको दिया है ना, एक आपको मान लिया जनरल रिजर्व दिया है, ठीक है। एक आपको कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, डेफर्ड की लॉस दी है, ठीक है। ये 3 चीजें आपको दे रखी हैं। आपको पता है भाई ये तीनों हमको बांटनी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो एक्यूमुलेट प्रॉफिट होगा या एक्यूमुलेट लॉस होगी वो अमंग द पार्टनर्स नहीं बांटनी है, ठीक है। प्रॉफिट अमंग द पार्टनर नहीं बांटना है, जनरल रिजर्व नहीं बांटना है, डेफर्ड लॉस नहीं बांटना, तो फिर करना क्या है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, इन तीनों को ऐड करके नेट इफेक्ट निकालना पड़ता है। मतलब प्रॉफिट ऐड होगा, जनरल रिजर्व ऐड होगा और लॉस लेस होगी, तो एक बैलेंस निकलेगा। वो जो बैलेंस है, अगर वो पॉजिटिव बैलेंस है तो उसको मैं प्रॉफिट कह रहा हूं, ठीक है। अगर वो बैलेंस माइनस में है या नेगेटिव है तो उसको मैं लॉस कह रहा हूं। तो उस केस में एंट्री क्या होती थी, जो गेनर करेगा वो जो गेन करेगा वो डेबिट जाएगा, जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट जाएगा, अगर कंडीशन प्रॉफिट वाली है, यानी जो इसका नेट इफेक्ट है अगर वो प्रॉफिट है,
ठीक है, अगर वो प्रॉफिट में है तो जो गेनर होगा वो डेबिट, जो सैक्रिफाइजर होगा वो क्रेडिट। और अगर इसका नेट इफेक्ट लॉस है, ठीक है, नेट इफेक्ट से मतलब समझ में आ गया होगा, अगर वो लॉस है तो जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो डेबिट जाएगा, जो गेन कर रहा है वो क्रेडिट जाएगा। अब हम बात करें टैक्स की, तो टैक्स कब कब क्रेडिट जा सकता है ना, या तो अगर कंडीशन प्रॉफिट वाली है, अगर कंडीशन है प्रॉफिट वाली, अगर कंडीशन है बच्चे प्रॉफिट वाली, तो इसको होना चाहिए सैक्रिफाइजर, तब क्रेडिट जाएगा। और अगर कंडीशन है लॉस वाली, अगर कंडीशन लॉस वाली है तो इस टैक्स को होना पड़ेगा गेनर, ठीक है। तो अल्टीमेट तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें टैक्स का सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, जो कि मैंने निकाल के रखा हुआ है। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है बात। अच्छा, अब बात करते हैं ओल्ड जो है टैक्स का, वो है 2/10, ठीक है, समझ रहे हो, ओल्ड वाले 532 है तो 2/10 उसका पुराना रेशियो हो गया, और नया उसका हो गया 1/4, 2, 1, 3 एंड 1, 4, ठीक है। तो 2/10 माइनस 1/4, अब 10 और 4 का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि 20 आता है, ठीक है। नाउ 10 2s are 20, to 2s are 4, राइट, 4 5s are 20, तो 1 5s are 5, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आया -1/20, -1/20। अब हमने सेक्रीफाइस वाला फॉर्मूला यूज किया, आंसर आ गया माइनस में, तो भैया इसने गेन किया है, ये जो टी है ना ये गेनर बन गया। अब गेनर क्रेडिट कब जाता है, जब लॉस होती है, गेनर क्रेडिट कब जाता है, जब लॉस होती है। अब जो ऑप्शंस आपके पास है ना वो आपने देखने हैं, वो ऑप्शन आपके देखो क्या क्या है, मैं आपको एक बार फ्लैश करवा देता हूं अगेन ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो ऑप्शन बच्चे हमारे पास पहला है जनरल रिजर्व है 2 लाख रुपया, एंड प्रॉफिट एंड लॉस यानी डेबिट है, यानी लॉस है 1,20,000 रुपया। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, आपके पास जनरल रिजर्व कितना है बच्चे, 2 लाख रुपया। क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ाएंगे बच्चे, मतलब थोड़ा सा बहुत घुमा रखा है क्वेश्चन, बट है बहुत आसान क्वेश्चन। जनरल रिजर्व 2 लाख रुपया, एंड प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता है, डेबिट साइड आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 1,20,000 रुपए, मतलब कि डेबिट का मतलब लॉस हुआ, तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या निकला, 80,000 रुपए। पॉजिटिव की नेगेटिव बताओ, 2 लाख रुपए जनरल रिजर्व है, पॉजिटिव बैलेंस है, 1,20 नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली 80,000 रुपए पॉजिटिव आंसर आया ना। तो पॉजिटिव आंसर की तो हम बात ही नहीं कर रहे, प्रॉफिट की तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है भाई टैक्स क्रेडिट कब जाएगा, जब वो है ना, एक तो देखो ये जो टैक्स है वो उसने क्रेडिट जाना है क्योंकि उसने गेन कर दिया, और गेनर क्रेडिट कब जाता है, जब लॉस होती है। तो प्रॉफिट वाला तो केस हम ले ही नहीं सकते, हम प्रॉफिट वाला केस ले ही नहीं सकते, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिए आप, उसमें लिखा है जनरल रिजर्व है 2 लाख रुपया, एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है क्रेडिट 2,50,000 रुपए, दोनों पॉजिटिव बैलेंस है, तो अल्टीमेट पॉजिटिव आंसर आएगा। तो भैया ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। सी वाले ऑप्शन की बात करें तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 50,000 रुपए है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट है 80,000 रुपए। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हालांकि लॉस होती है, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, तो अल्टीमेट 80,000 पॉजिटिव में है आपके पास, 50,000 रुपए आपके पास नेगेटिव में है, तो अल्टीमेट 30,000 रुपए पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव तो चाहिए नहीं, तो बचा डी वाला ऑप्शन, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 50,000 रुपए, ये भी लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी डेबिट है, ये भी लॉस है। तो इस केस में यानी लॉस होनी चाहिए, तो यानी जो डी वाला ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई बात बच्चे समझ में, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ था, थोड़ा आपने थोड़ा सा फ्लैशबैकिंग करनी होती है, चीजें देखनी होती हैं आपको। ये जो नेट इफेक्ट वाला है ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। तो तभी मैंने आपको दिखाया कि चीजें अगर इस तरीके से होंगी तो फिर कैसे सॉल्व करनी होती है। और यहां हमने देखा कि भैया वो तो गेनर बन गया, और गेनर क्रेडिट तभी जाता है जब आपको फर्म को, जब आपकी फर्म लॉस में हो, अदरवाइज नहीं। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है दोनों लॉस वाले ऑप्शन है, अदरवाइज तीनों हमने देखा तो अल्टीमेट करके कहीं ना कहीं आंसर पॉजिटिव आ जाता है। तो आंसर पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, आंसर नेगेटिव आना चाहिए, तभी ऐसा होता है कि जो गेनर है वो क्रेडिट जाता है। क्लियर है बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें बच्चे। क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन था बच्चे ये, ठीक है, मतलब काफी था क्वेश्चन। अच्छा अगला हम देखें, कहता है कि रोहित, विराट एंड Shikhar were partners sharing profit and losses in the ratio 3:1:1. Then their capital balances as on 31st March 2024 was rupees 3 lakh, 2,70,000 and 2,50,000 respectively. On the same date, they admitted Hardik as a new partner for 20% share. Hardik was to bring rupees 80,000 for his share of goodwill and 1/5 of the combined capital of the all partners of the new firm. बहुत important, what will be the total amount brought in by Hardik on his admission as a new partner? तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैपिटल एडजस्टमेंट से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली, ठीक है। हम क्वेश्चन ब्रेक करते हैं, समझते हैं। देखो बच्चे, क्वेश्चन ब्रेक करके अगर हम देखें ना तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सी बात कर रहा है कि भाई रोहित, विराट और शिखर 3 कंपनी के पार्टनर्स हैं, जिनकी कैपिटल 3 लाख, 2,70,000, 2,50,000 रुपए है। और एक नया बंदा है हार्दिक, जो कि 20% के लिए कंपनी में ज्वाइन करता है, आगे 1/5 भी दिया। 20% का मतलब 1/5 ही होता है, 20% मतलब 20/100,
20% मतलब क्या होता है 20/100, 20 1 जार 20, 25 जार 100, है ना। तो 1/5 का ही मामला है। और हिल ब्रिंग गुडविल फॉर ₹80,000, और कंपनी में जो कैपिटल लेके आएगा दैट कैपिटल विल बी द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यानी उस कंबाइंड कैपिटल का 1/5 लेकर आएगा। और कंबाइंड कैपिटल भी किसकी, सबकी कंबाइंड कैपिटल। अब जो आ रहा है, जो नया निकल आएगा, उसकी कैपिटल अभी तो आपको गिवन है नहीं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हो, कैपिटल एडजस्टमेंट है, होप्स आपको याद होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं निकलता कैसे है। तो आप लिखेंगे 3 लाख रुपए की एक की कैपिटल है, और 2,70,000 रुपए की सेकंड की कैपिटल है, और थर्ड वाले की आपकी 2,50,000 प्लस 80,000 गुडविल लेके आता है, इसको भी आप इसमें ऐड कर दोगे, है ना। जब हम कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स के बेस पे आने वाले की कैपिटल डिसाइड करते हैं, तो आने वाले बंदे की कैपिटल गुडविल को भी उसमें जोड़ देते हैं। तो इन चारों को अगर आप ऐड करेंगे, इट विल बिकम 9 लाख रुपए, है ना। तो ये बन जाएगा 9 लाख रुपए। अब आप क्या करोगे, वन प्रॉफिट हम मानते हैं, लेट द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज इक्वल टू 1, और जितना के लिए नया बंदा आ रहा होता है 1/5, उसको आप लेस कर दीजिए, ये बनेगा आपका 4/5, है ना। 4/5 कैसे बन रहा है समझ में आ रहा होगा। इसके नीचे 1 लगाइए, एलसीएम आएगा 5, ठीक है। इस 1 को 5 में कन्वर्ट करने के लिए 5 बार मल्टीप्लाई, तो जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, तो ऊपर वाला 5 बन जाएगा, 5 से -1 होगा तो 4 आएगा, 4/5। तो ये रेशियो रिमेनिंग रेशियो है। तो 9 लाख को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 5/4, यानी इसके रेसिप्रोकल से 5/4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो आपका आंसर आएगा 11,25,000, है ना। आपका आएगा 11,25,000। अब इस 11,25,000 रुपए जो आया आंसर, उसका 1/5 लेकर आएगा नया बंदा, क्योंकि वो 1/5 पे ज्वाइन कर रहा है। तो आंसर अल्टीमेटली आएगा 2,25,000 रुपए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बात। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करें। और अगला क्वेश्चन हमारा इसी का है, 15th वाले का और पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग देखें, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, बी डाइड ऑन 31st August 2023 and total amount transferred to B's executor was ₹13,20,000। तो कहानी यहां तक की है कि बी मर रहा है 31 अगस्त 2023 को, और उसका जो एग्जीक्यूटर होगा, उसका जो उत्तराधिकारी होगा, उसको कंपनी ने 13,20,000 रुपए चुकाना है। और बीज एग्जीक्यूटर वर ब्रिंग पेड ₹1,20,000 इमीडिएटली, 1,20,000 रुपए उसके एग्जीक्यूटर को, उसके उत्तराधिकारी को ऑन द स्पॉट दे दिया गया। एंड बैलेंस वॉज टू बी पेड इन 4 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। सेमी का मतलब होता है हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में आपने देना है इक्वली, टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। Total amount of interest to be credited to B's executor account for the year ended 31st March 2024 will be, total amount of interest to be credited to B's executor account, यानी B के एग्जीक्यूटर को कुल मिलाकर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है, एंडेड ईयर 31st मार्च 2024 वाले में, ये हमको बताना है बच्चे अल्टीमेटली। देखो बच्चे, तो क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक पार्टनर है बी जो मर रहा है 31 अगस्त 2023 को, ठीक है। 31 अगस्त 2023 को इसकी डेथ होती है, और जो इसका एग्जीक्यूटर है, जो इसका उत्तराधिकारी है, उसको कंपनी ने पे करना है 13,20,000 रुपए, ठीक है। उसमें से 1,20,000 रुपए इसको ऑन द स्पॉट पे कर दिया गया। अब ये मरता कब है, 31 अगस्त 2023 को मरता है, और 13,20,000 रुपए देना था, और 1,20,000 रुपए ऑन द स्पॉट दे दिया गया। तो भैया आप कितना बचा, 12 लाख रुपए। और ये 12 लाख कैसे पे किया जाएगा, 4 इक्वल सेमी इंस्टॉलमेंट का है। 4 इक्वल सेमी इंस्टॉलमेंट का मतलब हुआ, है ना, इसको 4 हाफ ईयरली किस्तें दी जाएंगी या इंस्टॉलमेंट दी जाएंगी। तो उस 12 लाख को 4 से डिवाइड करो, सॉरी, आपका 3 लाख रुपए आएगा। मतलब हर एक किस्त 3 लाख रुपए की होगी। 3 लाख एक बार, 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 इस तरीके से हम इसको पैसा देंगे। इसका आ रही है बात समझ में। तो 4 किस्तें होंगी 3-3 लाख रुपए की, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1। तो इस तरीके से हमारी किस्तें इसको जाने वाली हैं। अच्छा, अब हमसे इसने पूछा है कि भाई 31 मार्च 2024 तक, ठीक है, 31 मार्च 2024 तक कंपनी को इसे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये आप निकालो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं। देखिए कंडीशन क्या है, ये मरता है बंदा 31 अगस्त को, तो अगस्त को डेथ हुई, 1,20,000 ऑन द स्पॉट पकड़ा है। अब जो अगला पैसा देना होगा 3 लाख की जो किस्त पे करनी होगी प्लस दी इंटरेस्ट के साथ, है ना, तो वो 6 महीने बाद करी जाएगी। अब 6 महीने बाद मतलब सितंबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, तो एक पेमेंट इसकी यहां पे होगी फेब में, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा,
हम लोगों को 12 लाख रुपए देना है इस बंदे को, और 12 लाख का 10% देना है इंटरेस्ट, और देना है 6 महीने का। ठीक है, 6 महीने पेमेंट होनी है एक बार। तो अल्टीमेटली ये निकल जाएगा 12 का 1,20,000 का आधा हुआ 60,000। तो ये देना है हमने 60,000 रुपये, यानी फेब तक देना है हमने 60,000 रुपये इसको। अब एक मंथ और बचा, मार्च बचा नहीं बचा मार्च। तो अब एक महीने का और इंटरेस्ट, मतलब हमसे क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछ रहा है कि 31 मार्च 2024 को कितना पैसा हो जाएगा। मर रहा है 2023 31 अगस्त 2023 को। तो अगस्त तो निकल गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ ईयर चेंज हो गया ना, यहाँ आ गया 2024, जैसे जैन लगेगा तो जैन फेब, और एक महीना मार्च का रहा। तो यहां से लेकर यहां तक का जो मामला है वो तो 60,000 रुपए का है। ठीक है, अब इस फेब में इस बंदे को 3 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने हर एक 6 महीने बाद उसको 3-3 लाख रुपए पे करने का वादा कर रखा है। तो 3 लाख हम पे कर देंगे, तो ये जो अमाउंट होगा हमारा ना, 12 लाख रुपए हमने पे कर रहा था, 3 लाख अगर हमको यहाँ पे करने पड़ेंगे, तो अब ये अमाउंट बचेगा 9 लाख रुपए। समझ में आ रहा है? अब ये अमाउंट बचेगा 9 लाख रुपए। तो जो अगला इंटरेस्ट पड़ेगा वो 9 लाख पे पड़ेगा। तो यानी 9 लाख है ना, इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो ये आएगा बच्चे 45,000 रुपए। ठीक है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट 45,000 रुपए होगा 9 लाख पर। लेकिन हमको सिर्फ एक महीने का चाहिए, इंटू करोगे आप 1/6, 1/12 मत करना, ये गलती मत करना, क्योंकि हम पूरे साल की बात नहीं कर रहे, 6 महीने की बात कर रहे हैं। तो ये आएगा 7,500, कट करके आएगा 7,500, तो नहीं 60,000 ये वाला और 7,500 ये वाला, यानी अल्टीमेटली 67,500 की पेमेंट हमको इसको करनी पड़ेगी एज अ इंटरेस्ट। तो दिस वन ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन है बच्चे आपका बी वाला, तो B1 इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चे। ठीक है, आगे बात समझ में, हम उसी का 15th वाले का जो बी वाला है, मतलब जो और वाला क्वेश्चन है उसको समझें। ठीक है, अच्छा सॉरी हमने ये कर दिया था। अब हमारा 16th वाला क्वेश्चन है, तो 15 के हम दोनों कर चुके हैं। 16th वाला हमारा जो क्वेश्चन है अब वो कहता है कि स्ट्रिंग एंड काइट वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3 दे डिसाइडेड और दे एडमिटेड स्पिनर एज अ न्यू पार्टनर। String sacrifice 1/4 from his share and kite sacrifice 1/6 of his share. What will be the new ratio? नया रेशियो फॉर्म का क्या होगा, ये हमें बच्चे पता करना है। देखें बच्चे, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है ना। स्ट्रिंग और काइट दो पार्टनर्स हैं कंपनी के, जिनका रेशियो 5:3 है। ठीक है, और स्पिनर इनको ज्वाइन करता है फॉर 1/5 के लिए, सॉरी 1/4 के लिए इनको ज्वाइन करता है ना। तो दिस इज 1/4, तो 1/4 के ज्वाइन करता है। अब यहाँ दिया है कि स्ट्रिंग सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और काइट सेक्रीफाइस करता है 1/6 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, तो ये फ्रॉम और ऑफ का बड़ा खेल है बच्चे। तो अल्टीमेटली अब हमको नया शेयर क्या होगा बिटवीन 3 पार्टनर्स, दैट इज स्ट्रिंग, काइट और स्पिनर, इन तीनों का नया रेशियो क्या होगा, ये हमको क्वेश्चन में पूछा गया है, ये हमको बताना है। चलिए अब हम देखो न्यू रेशियो की बात करें ना बच्चे, अगर हम न्यू रेशियो की बात करें, जो पार्टनर्स ओल्ड वाले हैं तो उनका कैसे निकलेगा भाई, ओल्ड क्या था आपका और आपने सेक्रीफाइस कितना कर दिया। न्यू रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स की अगर हम बात करें तो कैसे निकलेगा, आपके पास पुराना कितना था और आपने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका न्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो हम देखें तो स्ट्रिंग ने 1/4 फ्रॉम हिज शेयर का है। फ्रॉम हिज शेयर का मतलब होता है बच्चे कि इसका 1/4 सेक्रीफाइस साफ साफ दिया हुआ है, बहुत साफ दिया, मतलब बहुत साफ। ठीक है, फ्रॉम लिखा हो तो अपने शेयर में से किया है उसने। तो सिंपल सा आप ट्रिक ये लॉजिक अपना लोगे कि ओल्ड था स्ट्रिंग का 5/8, करेक्ट था 5/8, और उसने अपने शेयर में से 1/4 किया। तो में से मतलब ऑफ सॉरी फ्रॉम लिखा होगा तो डायरेक्टली माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5/8 माइनस 1/4, जो आंसर आएगा दैट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ दिस स्ट्रिंग, है ना। अगले की हम बात करें, अगले का क्या है मामला भाई, अगले का हमको सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। पहले सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा, वो क्या कह रहा है कि काइट ने सेक्रीफाइस किया 1/6 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का। तो भाई काइट का शेयर 3/8 है ना, इस शेयर का ऑफ मल्टीप्लाई करोगे आप, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कितना 1/6। ठीक है, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, क्रॉस कट भी हो सकता है, तो 1 1 जार 1 और 8 2 जार 16, तो इसने 1/16 सेक्रीफाइस किया। ठीक है, ऑफ में मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस निकालोगे, फ्रॉम मतलब डायरेक्ट आपको सेक्रीफाइस दिया हुआ है। तो इसका पुराना हो गया 3/8 में से इसने 1/16 सेक्रीफाइस कर दिया। अब नया निकाल लो भाई, लेस करके 8 और 4 का एलसीएम आएगा 8 बच्चे, तो 8 1 जार 8, 5 1 जार 5, है ना। अभी 4 को 8 बनाने के लिए 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 2 जार 8, तो 1 2 जार 2, तो ये हो जाएगा बच्चे 3/8। एंड दिस 8 और 16 का एलसीएम होता है बच्चे 16। नाउ 8 2 जार 16, 3 2 जार 6, माइनस 16 1 जार 16, तो 1 1 जार 1, तो ये आ गया 5/8।
सॉरी नॉट 8, दैट इज इट इज एक्चुअली 16। और जो हमारा तीसरा पार्टनर जो 1/4 के लिए कंपनी को ज्वाइन कर रहा है ना, अब सबके नीचे 16, 8 है, इसके नीचे कुछ तो होना चाहिए भैया। अब इसके नीचे हमको 16 लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 8 और 16 का एलसीएम लेते हैं ना तो 16 आएगा, 16 आएगा, तो 4 4 जा, तो नीचे नीचे जितनी बार उतनी बार ऊपर, तो ये बन गया आपका 4/16। और ये भी आपका 3/8 नहीं रहेगा, क्योंकि इन दोनों के नीचे अब 16 आ गया, तो इसके नीचे भी 16 आना चाहिए, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2/2। 2 से क्यों? क्योंकि 8 को कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, तो 6 और 16। तो नया रेशियो बच्चे आया इनका 6:5:4। दिस विल बी द आंसर, 6:5:4। क्लियर? तो यहां पर अगर हम देखें, थोड़ा सा बच्चे यहाँ मिस्टेक हो गई, ठीक है, अभी थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक। असल में जो नया बंदा रहा है 1/4 के लिए नहीं आ रहा, ऐसा इसका रेशियो कुछ दिया नहीं हम लोग को, आई एम सो सॉरी, मैंने 1/4 इसका रेशियो पढ़ लिया था। एक्चुअली क्वेश्चन पूरा ठीक है, बस हमने स्पिनर का 1/4 दिया था, ऐसा अज्यूम कर लिया था, तो दिया नहीं है। तो स्पिनर कैसे निकलेगा वो आप देखें। स्पिनर का क्या हुआ ना बच्चे, जो पहला बंदा यानी जो स्प्रिंग है उसने 1/4 सेक्रीफाइस किया था इन फेवर ऑफ स्प्रिंग, और दूसरे वाले ने 1/16 सेक्रीफाइस किया था इन फेवर ऑफ स्प्रिंग, तो ये ऐड होके निकलेगा बच्चे, ठीक है। थोड़ा सा गलती हो गई, तो इसका ऐड करके निकलेगा, तो 16 और 4 का एलसीएम बच्चे 16 होता है, और 4 चक्को 16 यानी 4 4 जा 16, तो ये बन जाएगा ऊपर वाला 4 + 1, तो ये बनेगा आपका 5/16, ठीक है। तो सबके नीचे 16 तो लाना ही था, ये सारी प्रोसेस ठीक है, बस हमको इतनी सी मैंने गलती कर दी थी कि जो आने वाला बंदा था उसका 1/4 पढ़ लिया था, जबकि ऐसा था नहीं, क्वेश्चन में दिया नहीं कि उसको कितना मिल रहा है। तो एक ने 1/4 सेक्रीफाइस किया, एक ने 1/16 सेक्रीफाइस किया, दोनों को ऐड किया, तो उसका नया निकालना था, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अब हम जो नया रेशियो देखेंगे तो इट विल बिकम 6:5:5, तो आंसर अल्टीमेटली आया 6:5:5। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे A1, ठीक है बच्चे। तो हमारा इसी के साथ जो पार्ट ए है वो बच्चे समाप्त हुआ, और हम पार्ट बी में देखेंगे तो वहां पर 27, 28, 29 और 33 क्वेश्चंस वहां पे भी रहेंगे, और एक आधा हमारे और वाले ऑप्शंस में भी क्वेश्चन होंगे। तो थोड़ा सा बच्चे वीडियो लेंथी रहेगी, है ना, एक्सप्लेनेशन हो जाता है, और स्मार्ट बोर्ड ना होने की वजह से बड़ी दिक्कत हो जाती है बच्चे। चलिए हम पार्ट बी में चलें, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 27 की अगर बात करें, क्वेश्चन कहता है कि व्हेन एन एनालिस्ट, ठीक है, एनालिसिस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, दी एनालिसिस इज कॉल्ड, ठीक है। इसका आंसर बच्चे डायरेक्टली मैं आपको बताता हूं, हॉरिजॉन्टल आंसर है। असल में क्या होता है ना, जब ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स के हम कोई कंपनी की बैलेंस शीट को एनालाइज करता है या उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को एनालाइज करता है, तो उसको वो स्टैटिक नहीं कर सकता, उसको हॉरिजॉन्टली करेगा। बाकी एक्सटर्नल और वर्टिकली दोनों, सॉरी जो स्टैटिक हैं और एक्सटर्नल तो आंसर के बाहर ही है वैसे भी। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है ना बच्चे, देखो जब आपको बहुत सारे ईयर्स का करना पड़ता है तो आप, ठीक है, ऐसे करते हो, 2014 का डेटा यहाँ पे लिखोगे, 2015 का डेटा यहाँ पे लिखोगे, 2016 का डेटा ऐसे लिखोगे, तो आपको, आपने देखा भी होगा बैलेंस शीट ऐसे होती है, हॉरिजॉन्टल में होती है, वर्टिकल नहीं होती। तो ये हॉरिजॉन्टल में ही आपको बहुत सारी चीजों का अगर कंपैरिजन करना हो तो वो कंफर्म तौर पे आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हुआ बच्चे हॉरिजॉन्टल। नाउ इसका और है, विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन लिक्विड रेशियो विदाउट अफेक्टिंग द करंट रेशियो, ठीक है। हम बात करते हैं कि लिक्विड रेशियो और करंट रेशियो में पहले रिलेशन क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे जो नीचे हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। देखिए बच्चे, कहानी क्या है ना, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चे करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला हुआ करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। मतलब अगर आपको करंट रेशियो चाहिए तो आपको करंट एसेट्स पता होनी चाहिए, करंट लायबिलिटीज पता होनी चाहिए, दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब हम बात करें लिक्विड रेशियो की, है ना, अगर हम बात करें LR CL एग्जाम में नहीं चलता बच्चे, मैं आपको अभी बताना है, सिर्फ एक्सप्लेन करना है, इसलिए ऐसा लिख रहा हूं। तो जो लिक्विड रेशियो होता है ना, उसके लिए हमको क्या चाहिए होती है, हमको चाहिए होती है करंट एसेट्स से माइनस कर दो आप स्टॉक को, यानी इन्वेंट्री को, माइनस कर दो आप प्रीपेड एक्सपेंसेस को, ठीक है। आप करंट एसेट्स में से माइनस करो स्टॉक को और माइनस करो प्रीपेड एक्सपेंसेस को, ये दोनों चीजें आपकी माइनस होंगी करंट एसेट्स में से, अपॉन करोगे करंट लायबिलिटी, तो आपका लिक्विड रेशियो आता है। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन लिक्विड रेशियो विदाउट अफेक्टिंग द करंट रेशियो। मतलब ये जो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, कौन सा ऐसा ऑप्शन सही होगा जिसको करने से हमारा जो करंट रेशियो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिक्विड रेशियो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ये हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। देखो लेट्स सपोज करो आपकी जो करंट एसेट्स थी वो 2 लाख रुपए की थी,
ठीक है, समझना एक बार। हाँ, और करंट लाइबिलिटी आपकी 1 लाख रुपए की थी, तो अल्टीमेटली इनका रेशियो हो गया 2:1, करेक्ट। अब हमारे पास लेट्स सपोज करंट एसेट्स 2 लाख रुपए की दे रखी है यहाँ पे भैया, ये दी हैं 2 लाख रुपए की, और स्टॉक मान लिया हमारे पास 10,000 रुपए का था, और प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे पास था बच्चे 30,000 रुपए का, ऐसा हम मान ले रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास करंट लायबिलिटी हमको दी है यहाँ पे 1 लाख रुपए है, तो ये सिनेरियो था पहले। लेकिन अब हमको क्या करना है, हमको देखो अब हमारा जो अल्टीमेट इसमें आंसर जो आएगा ना, 2 लाख में से हम घटाएंगे 40,000 तो बचेगा 1,60,000, और 1,60,000 को हम डिवाइड करेंगे 1 लाख से, तो हमारा आंसर आएगा लिक्विड रेशियो का। पुराने फॉर्म में अगर हम देखें तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा ये वाला मामला तो इंक्रीज हो जाए, ये रेशियो तो इंक्रीज हो जाए, लेकिन इस पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो यहां पे लिखा है ऑप्शन है सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस, सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। देखो अगर आप स्टॉक को बेच दोगे ना, स्टॉक अगर आप बेच दोगे, मान लिया आपका स्टॉक 10,000 का था पहले, तो यहां से कितना आ रहा था 1,60,000 का। अब आपने स्टॉक बेच दिया, मान लिया आपने स्टॉक बेच दिया 8,000 रुपए का, तो यहां आप कितना आंसर आने वाला है बच्चे, 2,000 आने वाला आंसर, ठीक है, क्योंकि स्टॉक आपके पास कुल मिलाकर था 10,000 का, तो 8,000 का आपने बेच दिया, तो आप 2,000 तो बचा। तो अब हमारे यहाँ पे 1,60 नहीं आएगा, 2 लाख से हम घटाएंगे 32,000 रुपया, हम 2 लाख से घटाएंगे ना 32,000 रुपए, 2 लाख हमारी करंट एसेट्स थी, और 2,000 रुपए हमारा हो गया स्टॉक, और 30,000 रुपए हो गई हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो 32,000 हो गया, 32,000 रुपए हम लेस करेंगे तो ये बचेगा आपका 8, यहाँ रहेगा आपका 9, 9 से 7, यानी 1,78,000, तो यहाँ पर आएगा मामला 1,78,000 अपॉन 1 लाख, ठीक है। तो देखो ऐसे इंक्रीज हो रहा नहीं हो रहा है भाई, 1,78 को डिवाइड करोगे 1 लाख से तो अलग आंसर आएगा, 1,60 को डिवाइड करोगे 1 लाख से तो अलग आंसर आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो यहां पर वाली कंडीशन ठीक नहीं, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। अगर हम स्टॉक को कॉस्ट प्राइस पर बेच देंगे ना, तो स्टॉक बेचने से करंट एसेट्स, ठीक है, जबकि करंट एसेट्स है वो डिक्रीज तो होती है। देखो क्या लिखा है ना, सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट, यानी अगर आप स्टॉक बेचोगे तो उतना कैश आ जाएगा, तो यहां तो इक्वल हो जाएगा मामला भाई। करंट एसेट का मतलब क्या है, लिक्विड फॉर्म ना, तो जैसे ही आपने एसेट बेची 8,000 रुपए की, उतना ही आपके पास कैश आ गया, तो इन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो वही का वही है, ठीक है। और लेकिन हमारा स्टॉक बेचने से क्या हो गया, हमारा लिक्विड एसेट्स बढ़ गई, जो हमारी लिक्विड है ना, जो करंट एसेट्स में हम माइनस करके निकालते हैं लिक्विड एसेट्स, वो बढ़ गई। अगर वो बढ़ गई तो फिर भैया हमारा रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर बात करें तो एज ऑन 31 मार्च 2024 आपको दिया हुआ है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ बार्टन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इज अवेलेबल। क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है 40% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दिया है 50%। तो ऑन 1 अप्रैल 2024 इट वाज केम टू नोटिस दैट द अकाउंटेंट हैड ओमिटेड रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2 lakh for the financial year 23 and 24. The required rectification was done. What will be the effect of the same on net profit and operating profit ratio? ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बार ब्रेक करके समझते हैं पहले। देखो बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा था ना, कि नेट प्रॉफिट रेशियो किसी कंपनी का है 40% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो किसी कंपनी का है 50%, ठीक है। अब क्या होता है ना, इस फाइनेंशियल ईयर में देखा गया कि एक 2 लाख रुपए की इनकम हुई थी हमको इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया था। ये जो रेशियो है इनको निकालने से पहले, है ना, मतलब जब इनको निकाला तो वहां पर एक गलती अकाउंटेंट ने कर रखी है, और वो ये है कि जो इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट था उसको नहीं लिखा गया था, उसको नोटिस नहीं किया गया था, तो उसको नहीं अगर नोटिस किया गया तो उसको कैलकुलेशन में लिया भी नहीं होगा। तो अब उसने जो नीडफुल रेक्टिफिकेशन है वो कर दिया, जो रेक्टिफाई करना था वो कर दिया। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दोनों पर इस 2 लाख को सही करने का, इसको रिकॉर्ड कर देने का क्या फर्क पड़ेगा। आप जरा सोचिए, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट कैसी इनकम है, इट इज ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, जो आपके बिजनेस का कोर काम होता है। मतलब अगर आपने आटा चावल की दुकान खोली है तो आटा चावल बेचना, आटा चावल खरीदना इज द कोर और इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर द बिजनेस। ये एक्चुअली कैश फ्लो से है ये क्वेश्चन, है ना। ये परसेंटेज भले ही रेशियो से ले लिया, लेकिन मामला कहीं ना कहीं कैश फ्लो से भी कनेक्टेड करता है। तो इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट इज द नॉन ऑपरेटिंग इनकम, है ना। तो इज द नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो ये तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है। तो भैया ये तो सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो वाला मामला तो लेता है, सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। ये चीज सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेती है बच्चे। जब हम ये रेशियो निकाल रहे होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा रेशियो,
है ना। अकाउंटिंग और रेशियो पढ़ा होगा आपने, देखा होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हम जब निकालते हैं तो वहां पर हमको सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हमको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम चाहिए बस। तो नॉन ऑपरेटिंग कोई भी आइटम नहीं चाहिए होता है। अगर नहीं चाहिए होता है तो इसका तो इफेक्ट यहां पड़ना ही नहीं है। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है इट विल बी रिमेन सेम, वो तो सेम रहेगा। लेकिन अगर नेट की बात करें तो नेट में कहीं ना कहीं हमारी इनकम बढ़ गई 2 लाख रुपए, और इनकम अगर बढ़ेगी तो रेशियो भी बढ़ेगा। तो इसका आंसर सही वाला होना चाहिए कि जो नेट प्रॉफिट रेशियो वो तो इंक्रीज होगा, लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है दैट विल बी रिमेन सेम, वो सेम रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हम देखें सी वाला ऑप्शन, नेट प्रॉफिट रेशियो विल इंक्रीज एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो विल हैव नो चेंज। दिस वन इज ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर हम बात करें व्हाइल कंप्यूटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। तो व्हाइल कंप्यूटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो जान रहे होते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी एडेड टू द नेट प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट में कौन कौन से आइटम ऐड होते हैं। ठीक है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, बिल्कुल ऐड होती है भाई डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। आपको पता है हम जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकाल रहे होते हैं तो हमारा जब भी हमारी एसेट्स डिक्रीज होंगी वो प्लस होती हैं। ठीक है, तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट्स है तो करंट एसेट्स का गिरना ऐड किया जाता है, तो पहली बात ऐड करी जाएगी। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल इज द एक्टिविटी ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी, तो ये तो मतलब नहीं बनता ऑपरेटिंग में आने का। और जो अगला ऑप्शन है वो है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, तो जो ट्रेड रिसीवेबल हमारी करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स बढ़ेगी तो वो लेस होती है, तो ये वाला लेस होगा ना कि ऐड, और ऐड पूछ रहा है क्वेश्चन तो ये भी ऑप्शन बाहर है। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी यानी करंट लाइबिलिटी अगर बढ़े तो वो प्लस करी जाती है, घटे तो वो घटाई जाती हैं, तो यहां बढ़ रही है तो ये भी प्लस होगा। यानी जो पहला वाला पॉइंट है और जो चौथा वाला पॉइंट है दोनों ऐड होंगे, तो इसलिए इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ, ओनली 1 एंड 4th। बात करें अगले वाले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। यहां पे हम देखें, इन्वेस्टमेंट इन शेयर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश इक्विवेलेंट अनलेस दे आर सब्सटेंशियल कैश इक्विवेलेंट, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। या फिर शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज विच कैन बी रेडिली कन्वर्टेड इनटू कैश आर ट्रीटेड एज कैश इक्विवेलेंट, भाई वो तो कैश इक्विवेलेंट की तरह ट्रीट करी जाती हैं। ठीक है, और मतलब बी वाला स्टेटमेंट सही है आपका, ए मैंने भी पेंडिंग रखा हुआ है, बी स्टेटमेंट करेक्ट है। सी की बात करें तो लिखा है कि इन केस ऑफ द फाइनेंशियल एंटरप्राइज इंटरेस्ट रिसीव एंड डिविडेंड रिसीव आर क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है। व्हाइल डिविडेंड पेड एंड इंटरेस्ट पेड आर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है, सी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है बच्चे। बात करें हम डी वाले ऑप्शन की, तो लिखा है डिविडेंड टैक्स या टैक्स पेड ऑन डिविडेंड शुड बी क्लासिफाइड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी अलोंग विद डिविडेंड पेड, बिल्कुल सही बात है। तो सारी बातें करेक्ट हैं सिवाय ए, जो ए पॉइंट है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश इक्विवेलेंट अनलेस दे आर इन सब्सटेंशियल कैश इक्विवेलेंट, तो ये पहला पॉइंट बिल्कुल रॉन्ग है, तीनों बातें बिल्कुल सही हैं बच्चे। तो यहाँ A1 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करें हम 30th क्वेश्चन की, लिखा है स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, दो स्टेटमेंट हमको दिए हैं, हमको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट गलत है सही है या दोनों में से एक सही है दूसरी गलत है, इस तरीके से मतलब हमको बताना है अल्टीमेटली। क्वेश्चन सुने ध्यान से आप। कहता है कि श्री लिमिटेड वाज कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑफ पैकेजिंग इन दिल्ली एंड अर्न गुड प्रॉफिट इन द पास्ट ईयर्स। द कंपनी वांटेड टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस एंड रिक्वायर्ड एडिशनल फंड टू मीट इट्स रिक्वायरमेंट। द कंपनी इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹30 लाख रुपए, यानी कंपनी को फंड की आवश्यकता है और कंपनी क्या करती है बच्चे, इशू करती है। ठीक है, इशू कर रही है क्या, कंपनी इशूड इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर 30 लाख रुपए के कंपनी ने इशू किए हैं। एक बात तो बच्चे ये है कि 30 लाख रुपए के इशू करे गए हैं क्या, शेयर। ठीक है, इशू ऑफ शेयर है, कहानी में यहां लिख दे रहा हूं, इशू ऑफ इक्विटी शेयर की कहानी है। तो अगला कहता है कि इट परचेज अ कंप्यूटराइज्ड मशीन फॉर ₹20 लाख, कंपनी ने एक मशीन खरीदी। ठीक है, याद ध्यान रखिएगा, कंपनी ने एक मशीन खरीदी 20 लाख रुपए की, कंपनी 20 लाख की मशीन खरीद रही है। और आगे लिखता है ड्यूरिंग द करंट ईयर द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वाज ₹15 लाख। ठीक है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर, वो जो नेट प्रॉफिट रहा कंपनी का वो कितना रहा बच्चे, वो अगेन रहा 15 लाख रुपए। और आगे बात करता है दैट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, है ना, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी फ्रॉम द अबव ट्रांजैक्शन विल बी 15 लाख, 20 लाख एंड 30 लाख। ठीक है, आप देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी को 15 लाख रुपए आए, इन्वेस्टिंग में 20 लाख रुपए गए और फाइनेंस से 30 लाख रुपए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। अब सही बात है बिल्कुल, देखो नेट प्रॉफिट आपकी कंपनी को इतना हुआ है 15 लाख रुपए, तो जो नेट प्रॉफिट कंपनी को आएगा वही तो ऑपरेटिंग
एक्टिविटी है बच्चे, तो बिल्कुल सही बात है। और जो मशीन आपने खरीदी 20 लाख रुपए की, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो बिल्कुल कैश जाएगा। और जो आपने इश्यू ऑफ शेयर करे, इससे अपने फाइनेंस का जुगाड़ कंपनी के लिए किया, तो दिस 30,000 विल बी ट्रेडेड अंडर दी फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो तीनों बातें एकदम करेक्ट हैं। तो यानी जो पहला स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगली हम पढ़े, कहता है कि द पेटेंट्स ऑफ एक्स लिमिटेड इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख टू 3,50,000। जो पेटेंट्स होते हैं, जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, वो 3 लाख से 3,50,000 हो गई। इट विल बी टेकन एज परचेज ऑफ पेटेंट ऑफ 50,000। तो कंपनी ये मानकर चल रही कि हमने 50,000 के पेटेंट खरीदे हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एंड विल बी शोन अंडर द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है बच्चे। अगर हम बात करें ना इंटेंजिबल एसेट्स की, अगर हम बात करें इंटेंजिबल एसेट्स की, है ना, इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है आपका गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट्स हो गए। तो अगर ये इंक्रीज होते हैं ना, माना पहले ये 3 लाख के थे, है ना, अभी हो गए आपके 3,50,000 के, तो भाई साफ साफ समझ में आ रहा है कि 50,000 से ये इंक्रीज हो रहा है मामला। अगर ये 50,000 से इंक्रीज है मामला, तो हम क्या करते हैं बच्चे, इसको हम ट्रीट करते हैं एज परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। हमने खरीदी है, और अगर खरीदी है तो भाई ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यानी यहां पर आपकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चे, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन सही है, बोथ द इन्वेस्टमेंट आर ट्रू। तो बोथ आपकी ट्रू है बच्चे। तो चलिए बच्चे, एक एक नंबर वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए, और होप सो आप कनेक्ट कर पा रहे हो, चीजों को सीख पा रहे हो। कल से हम 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बच्चा इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।